हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है पर्ल हार्बर। कहानी शुरू होता है हमें सन 1923 में दिखाया जाता है अमेरिका का टेनेसी शहर, और वहाँ हम दो बच्चों को देखते हैं जिनका नाम रेफ और डैनी है, और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और इनका सपना है फाइटर पायलट बनना। ये लोग आपस में एक कबाड़ के प्लेन में खेल रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ रेफ का डैड अपना प्लेन लेके आते हैं और डैनी और रेफ खेल खेल में उस प्लेन पे बैठ जाता है और गलती से उस प्लेन के इंजन को स्टार्ट कर देता है, जिससे वो प्लेन आगे जाने लगता है। पर किसी तरह से ये लोग दोनों मिलकर उस प्लेन को रोक देते हैं। उसके बाद यहाँ डैनी का डैड आ जाता है और फिर डैनी का डैड डैनी से कहता है, मैंने तुम्हें इस लड़के के साथ खेलने से मना किया है। उसके बाद डैनी का डैड डैनी को मारने लगता है। तभी रेफ डैनी को बचाने के लिए डैनी के डैड के ऊपर हमला कर देता है। रेफ डैनी के डैड से कहता है, तुम एक भद्दे जर्मन हो। तभी डैनी का डैड रेफ से कहता है, मैं जर्मनों के खिलाफ लड़ा था वर्ल्ड वॉर 1 में, और मैं ये नहीं चाहता कि जंग फिर से शुरू हो, क्योंकि मैंने जंग पे बहुतों को मरते हुए देखा है। ऊपर वाले के दुआ से मैंने जो देखा वो और कोई भी ना देखे। उसके बाद डैनी का डैड वहाँ से चला जाता है और फिर डैनी रेफ से कहता है, तुम ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। उसके बाद डैनी भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है हमें सन 1940 में दिखाया जाता है, जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया है। जर्मन पूरे यूरोप में हमला कर दिया है। वहीं हमें रेफ और डैनी को दिखाया जाता है। ये दोनों काफी बड़े हो चुके हैं और ये दोनों अब माहिर फाइटर पायलट बन चुके हैं। वहीं रेफ के इस तरह फाइटर पायलट उड़ाने के कारण मेजर डूलिटिल रेफ को अपने ऑफिस में बुलाता है। उसके बाद मेजर डूलिटिल रेफ से कहता है, तुम फाइटर प्लेन उड़ाने में बहुत ज्यादा माहिर हो और ब्रिटिशर तुम्हारे इस हुनर को देखकर वो लोग तुम्हें अपने ईगल स्क्वाड्रन में शामिल करना चाहते हैं और तुम्हें कल ही इंग्लैंड जाना है। पर फैसला तुम्हारे हाथ पे है, क्योंकि उन्हें हमारी जरूरत है। हिटलर अपनी ताकत से धीरे धीरे पूरे यूरोप को बर्बाद कर रहा है। तभी रेफ मेजर से पूछता है, आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते? मेजर रेफ से कहता है, अगर मैं तुम्हारे जगह पे होता तो मैं इस जंग पे जरूर जाता। उसके बाद रेफ मेजर डूलिटिल के ऑफिस से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो डैनी से मिलता है और वो डैनी को बताता है मेजर डूलिटिल उसे इंग्लैंड भेज रहे हैं जर्मन से लड़ने। और ये बात सुनकर डैनी को बहुत ज्यादा दुख होता है। डैनी रेफ से कहता है, वहाँ जंग चल रही है, वहाँ तुम मत जाओ, क्योंकि वहाँ हर एक दिन लोग मर रहे हैं और जो जिंदा बच रहे हैं वो भी किसी काम के नहीं रह रहे हैं। तभी रेफ डैनी से कहता है, देख मैं अभी 25 का हूँ, कुछ सालों में वो लोग मुझे फ्लाइट अटेंडर का काम में लगा देंगे, पर मुझे एक फाइटर बनना है, इसीलिए मैं उस जंग में जाना चाहता हूँ। उसके बाद रेफ और डैनी दोनों मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, जहाँ इन लोगों की आंखों का टेस्ट होता है। मगर यहाँ रेफ को डिस्लेक्सिया की बीमारी होता है, जिससे रेफ दूर की वर्ड्स को नहीं पढ़ पाता है। वहाँ एक नर्स होती है जिसका नाम एवेलिन है, जो सभी का आंखों का टेस्ट लेता है, और यहाँ एवेलिन समझ जाती है कि रेफ की आंखों में प्रॉब्लम है। एवेलिन रेफ से कहती है, मैं तुम्हें इस हालत में पास नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे आंखों में प्रॉब्लम है। रेफ उस नर्स को समझाता है। रेफ कहता है, मैं दौड़ते हुए खरगोश को मार सकता हूँ, मुझे सिर्फ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है और मेरे जैसा यहाँ कोई फाइटर पायलट नहीं है। और ये सारी बातें सुनकर एवेलिन रेफ को पास कर देता है और ये लोग दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और फिर उसी रात ये लोग दोनों साथ में पार्टी में भी जाते हैं। इनके बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये लोग दोनों मिलकर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जब ये लोग पार्टी से लौटते हैं तब रेफ एवेलिन को बता देता है कि वो कल जंग पे चला जाएगा और वो जर्मन के खिलाफ ब्रिटिशर के साथ मिलकर जंग लड़ेगा। और इस बात से एवेलिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके बाद रेफ एवेलिन से कहता है, जब मैं कल जंग पे जाऊंगा तब तुम मुझे सी ऑफ करने मत आना। दूसरे दिन सुबह रेफ जंग में जाने से पहले डैनी से कहता है, अगर मुझे जंग में कुछ हो जाए तो मेरे बारे में एवेलिन को तुम ही बताना। उसके बाद रेफ वहाँ से निकल जाता है और फिर रेफ अपने बेस पे पहुँच जाता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है तो हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो अपने कुछ जनरल्स के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा होता है। प्रेसिडेंट कहते हैं, हम सभी कब तक ये ढोंग करेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हो रहा है, उन्हें हमारी जरूरत है, हमें जल्दी से ब्रिटिशर्स को मदद भेजनी चाहिए। हम सभी को लगता है हिटलर सिर्फ यूरोप का प्रॉब्लम है, पर ऐसा नहीं है, हमारे दुश्मन बम बना रहे हैं और हम रेफ्रिजरेटर। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमें जापान का एडमिरल इशिरोकु यामामोटो को दिखाया जाता है, जो अपने कुछ जनरल से कह रहा होता है, हमारा दुश्मन अमेरिका हमारे तेल के सप्लाई को काट दिया है और हमारे पास सिर्फ 18 महीने का ही तेल बचा हुआ है और हमें इसका जवाब अमेरिका को देना है। हम अमेरिका के पर्ल हार्बर पे अचानक हमला करेंगे और पूरे पैसिफिक फ्लीट को बर्बाद कर देंगे। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमें रेफ को दिखाया जाता है। रेफ अपने जंग में हर एक दिन बीते बातों को चिट्ठी में लिख के एवेलिन को भेज देता है। रेफ कहता है, परसों मैंने जिस 2 लोगों के साथ बैठकर बियर पिया था, कल वो मारे गए हैं। और दूसरे दिन सुबह जब रेफ अपना प्लेन लेकर जंग लड़ने जाता है, रेफ पहले जर्मन के कुछ जंगी जहाजों को अपने गोलियों का निशाना बनाते हैं, जिससे बहुत सारे जर्मन
के जंगी जहाजे क्रैश होकर पानी में गिर जाते हैं और उनमें से बचे हुए कुछ रेफ के प्लेन के ऊपर हमला कर देता है और रेफ के प्लेन के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है, जिससे रेफ का प्लेन क्रैश कर जाता है और वो भी पानी में गिर जाता है। सभी को लगता है रेफ मारा गया है और ये खबर पहले डैनी तक पहुंचा दी जाती है। दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं जो कि एवलिन को रेफ के बारे में बताता है, जिससे एवलिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो पूरी तरीके से टूट जाती है और डैनी भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद ये लोग दोनों बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ डैनी एवलिन से कहता है रेफ ने ही मुझे प्लेन उड़ाना सिखाया और रेफ ही मेरा सब कुछ था और जब भी मैं बड़ी मुसीबत में फंसता था वो मुझे हर एक मुसीबत से बचाता था और जब मैं खुद को आईने में देखता था इस यूनिफॉर्म में मुझे लगता था मैं हीरो हूँ, पर मैं असलियत में हीरो नहीं हूँ, मगर रेफ वो हमेशा से हीरो लगता था। और ऐसे ही कुछ वक्त कट जाते हैं। एवलिन के सारे दोस्त एवलिन से कहती है तुम कब तक ऐसे अकेली रहोगी, तुम्हें अपने लाइफ पे आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ हमें जापानीज फ्लीट पे दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं एडमिरल इशिरोको यामामोटो को, जो अपने कमांडर को बताता है हमारा ट्रेनिंग बहुत अच्छा चल रहा है, मगर हमें और ज्यादा बेहतर होना पड़ेगा बॉम्बिंग और टॉर्पीडो अटैक के लिए और अमेरिका को कंफ्यूज करने के लिए। हमारे जितने भी फ्लीट्स है सारे फ्लीट्स को अमेरिकन को रेडियो मैसेज भेजने को कहो ताकि अमेरिकन कंफ्यूज हो जाए और हम अपना मिशन पूरा कर सके। दूसरी तरफ हमें डैनी और एवलिन को दिखाया जाता है, ये लोग बहुत दिन बाद मिलते हैं। उसके बाद ये लोग दोनों आपस में मिलना शुरू कर देते हैं और ये दोनों अकेला होने के कारण इन दोनों के बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर डैनी को एवलिन से प्यार हो जाता है और एवलिन भी अब सब कुछ भूलकर डैनी से प्यार करने लगती है। दूसरी तरफ जापानीज पर्ल हार्बर में हमला करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देता है। पैसिफिक फ्लीट में जितने भी अमेरिकन नेवल शिप थे उन सभी का लोकेशंस और इमेज कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन जापानीज के भेजे हुए रेडियो मैसेज को नहीं समझ पाते हैं। अमेरिकन ये समझ जाते हैं कि जापानीज कुछ प्लान बना रहे हैं, मगर वो लोग ये समझ नहीं पाते कि जापानीज पर्ल हार्बर पे हमला करने वाले हैं। और एक रात हम रेफ को देखते हैं जो कि एवलिन के पास वापस आ जाता है। एवलिन रेफ को देखकर शॉक हो जाती है। एवलिन रेफ से कहती है मुझे लगा तुम मर गए हो। उसके बाद रेफ एवलिन से कहता है मैं उस दिन पानी में डूब गया था और मुझे एक फ्रेंच के फिशिंग बोट ने बचाया। उसके बाद मैं ऑक्यूपाइड फ्रांस में था जहाँ से मैं मैसेज नहीं भेज सका और अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और हम दोनों अब साथ हैं। तभी एवलिन कहती है हमारे बीच अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। तभी यहाँ डैनी आ जाता है। उसके बाद रेफ डैनी को देखकर समझ जाता है एवलिन उसे नहीं डैनी से प्यार करता है। उसके बाद रेफ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रेफ के सारे दोस्त मिलके रेफ के आने की खुशी में पार्टी देते हैं और वहाँ डैनी भी आ जाता है। उसके बाद रेफ डैनी को उल्टा सीधा कहने लगता है। डैनी रेफ को समझाने का कोशिश करता है पर रेफ डैनी की बात नहीं सुनता। उसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है और इनके लड़ाई की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो रहा होता है। तभी वहाँ का बारटेंडर फोन करता है जिससे वहाँ पुलिस आ जाता है। उसके बाद वहाँ से सारे लोग भाग जाते हैं और डैनी और रेफ एक कार में जाकर बैठ जाता है और वो लोग उस कार को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद ये लोग दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ डैनी रेफ से कहता है तेरे जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था और एवलिन भी, इसीलिए हम दोनों करीब आ गए। तुम्हें यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था। तभी रेफ कहता तो ये सब मेरी गलती थी। उसके बाद ये लोग दोनों उसी कार में सो जाते हैं और फिर 7 दिसंबर 1941 की सुबह 350 जापानीज फाइटर प्लेन पर्ल हार्बर में हमला करने के लिए अपने बेस से निकलते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को बहुत सारी मैसेजेस मिलता है। वो लोग ये समझ जाते हैं कि जापानीज उन पर हमला करने वाले हैं, लेकिन ये लोग उस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाते हैं जहाँ जापानीज हमला करने वाले हैं। और ये सारी जापानीज फाइटर प्लेन पहाड़ों के नीचे उड़ान भरता है ताकि उन्हें कोई भी रेडार पे पकड़ ना सके और फिर ये लोग पर्ल हार्बर पर हमला कर देते हैं। जापानीज टॉर्पीडोज पूरी तरीके से पर्ल हार्बर के नेवल फ्लीट को तहस नहस कर देते हैं। जापानीज वहाँ खड़े लगभग सारे जहाजों को डुबा देते हैं। उसके बाद सारे जापानीज फाइटर प्लेन हवाई आइलैंड पे जितने भी एयर बेसेस थे उन पर हमला कर देते हैं और वहाँ भी भारी तबाही मचाते हैं। मगर इस बार अमेरिकन फाइटर प्लेन भी जापानीज के ऊपर जवाबी हमला करते हैं, जहाँ रेफ और डैनी अपना फाइटर प्लेन लेकर उड़ान भरते हैं और बहुत सारे जापानीज फाइटर प्लेन को मार गिराते हैं। और इस हमले के बाद अमेरिका का लगभग 3000 से भी ज्यादा सैनिक शहीद हो जाते हैं और अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। और फिर जापानीज ये समझ जाते हैं कि वो लोग एक सोए हुए शैतान को जगा दिया है। दूसरी तरफ हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो संसद में ये घोषणा करते हैं कि अमेरिका अब वर्ल्ड वॉर 2 पे शामिल हो गया है और अब हम जापान के इस कायराना हमले का जवाब जरूर देंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट अपने कुछ जनरल्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, जहां प्रेसिडेंट कहते हैं हम जापान को बहुत आम दुश्मन समझते थे, लेकिन उन लोगों ने हमारे सारे जहाजों को डुबा दिया। हमें अब फिर से उठकर खड़ा होना होगा और जापानीज से बदला लेना होगा और मैं चाहता हूं कि इस बार हम जापान के दिल पे हमला करें। तभी वहां बैठा एडमिरल कहता है हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम उड़ान भर सकें। जापानी
यहाँ से काफी दूर है। हमारे बॉम्बर प्लेन्स जो कि बहुत ज्यादा भारी होते हैं वो वहाँ तक उड़ के नहीं जा सकता, ये मिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। तभी प्रेसिडेंट अपने व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो जाते हैं और फिर प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे ये मत सिखाओ कि नहीं हो सकता। उसके बाद हमें एयरबेस पे दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं जितने भी सोल्जर शहीद हुए हैं उन सभी का फ्यूनरल हो रहा होता है। तभी वहाँ रेफ और डैनी का पास मेजर आता है और उन्हें एक लेटर देता है और उनसे कहता है कर्नल डूलिटल ने तुम लोगों को बुलाया है। और यहाँ मिशन में जाने से पहले रेफ के पास एवलिन आती है और एवलिन रेफ से कहती है मैं डैनी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी सोचा था पर मेरे साथ कुछ और ही हो गया और मैंने डैनी को भी ये बात नहीं बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि वो ये बात जाने, वो सिर्फ मिशन से जिंदा लौट के आ जाए। और यहाँ रेफ भी एवलिन की बात समझ जाता है। उसके बाद रेफ इन दोनों को माफ कर देता है। उसके बाद रेफ डैनी के पास जाता है और उसे इस मिशन में आने के लिए मना करता है, पर डैनी रेफ की बात नहीं मानता है। उसके बाद ये लोग मिशन के लिए निकल जाते हैं और इनके साथ और भी बहुत सारे पायलट होते हैं और फिर इनका ट्रेनिंग वहाँ शुरू हो जाता है। और ट्रेनिंग चलने के दौरान कर्नल डूलिटल कहते हैं नेवी हमें टोक्यो से 400 मील दूर पहुंचा देगी, वहाँ से हमें खुद से ही उड़ान भरना पड़ेगा और हम अपना मिशन पूरा करके चाइना पे लैंड करेंगे। और इन्हें जो प्लेन दिया जाने वाला था वो प्लेन्स बॉम्बर प्लेन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा भारी होते हैं और ये प्लेन्स कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान नहीं भरे हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे रनवे की वजह से इन बॉम्बर प्लेन्स के एक्स्ट्रा पार्ट को बाहर निकाल दिया जाता है, जिनसे ये सारी प्लेन्स हल्के हो जाते हैं। और फिर अब वो दिन आ जाता है जब अमेरिकन पर्ल हार्बर का बदला लेने के लिए जापान के टोक्यो में हमला करेगा और ये दिन होता है 18 अप्रैल सन 1942 का। मगर इनके उड़ान भरने से पहले इनके नेवी के जहाजों के बहुत करीब जापानीज शिप आ जाते हैं। उसके बाद ये लोग जल्दी से एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते हैं और 16 प्लेन जापान में हमला करने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद ये लोग टोक्यो पहुंच जाते हैं और टोक्यो में बहुत ज्यादा बमबारी करते हैं। इनके ऊपर भी हमला होता है मगर ये लोग वहाँ बमबारी करके निकल जाते हैं, लेकिन आधे रास्ते में इनका फ्यूल खत्म हो जाता है और फिर इनका प्लेन क्रैश कर जाता है। और वहाँ भी जापानीज आर्मी के लोग होते हैं, वो लोग रेफ और रेफ के दोस्तों को पकड़ लेते हैं और यहाँ इन लोगों के बीच गोलीबारी होता है और इस गोलीबारी के बीच डैनी को गोली लग जाता है जिससे डैनी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और सारे जापानीज सोल्जर भी मर जाते हैं और डैनी का भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। रेफ समझ जाता है डैनी अब जिंदा नहीं रहेगा, इसीलिए वो डैनी को बता देता है कि वो डैड बनने वाला है। डैनी रेफ से कहता है वो एवलिन का और उसके बच्चे का ख्याल रखे। उसके बाद डैनी मर जाता है। उसके बाद यहाँ और भी अमेरिकन सोल्जर आ जाते हैं और फिर ये सारे लोग यहाँ से बचकर निकल जाते हैं और इस तरह से अमेरिका ने पर्ल हार्बर पे हुए जापानीज हमले का बदला ले लेता है। उसके बाद हमें रेफ और एवलिन को दिखाया जाता है, ये दोनों शादी कर लेते हैं और एवलिन का एक लड़का भी होता है जिसका नाम इन लोगों ने डैनी रखा है। उसके बाद रेफ छोटे डैनी को उसी प्लेन में हवा में सैर करवाता है जिस प्लेन को वो और डैनी उड़ाया करता था। उसके बाद ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 अभी भी चल रहा होता है और जापान अभी तक भी हार नहीं माना था। इसीलिए अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने के लिए 6 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त सन 1945 को नागासाकी में एटम बम गिराता है। उसके बाद जापान सीधा सीधी सरेंडर कर देता है और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो जाता है।